नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीसामी ने हासिल किया विश्वास मत। विधानसभा में भारी अवरोध, डीएम के विधायकों को किया गया बाहर। विरोध में कांग्रेस और आईयूएमएल का बायकॉट। डीएमके ने स्पीकर के रवैये पर जताया विरोध। राज्यपाल से मिलकर दोबारा बहुमत परीक्षण की मांग। मरीना बीच पर धरना। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर का मतदान कल। 69 सीटों पर 826 उम्मीदवार। बुंदेलखंड में सभी दलों का प्रचार तेज। राज्यों को मुआवजा से जुड़े कानून का मसौदा मंजूर। जीएसटी परिषद की बैठक में फैसला। 1 जुलाई से अमल के लिए बजट सत्र में पारित कराना जरूरी। दक्षिण एशिया में विकास के लिए शांति जरूरी। संसदीय अध्यक्षों के सम्मेलन में बोली सुमित्रा महाजन। पाकिस्तान और म्यांमार नहीं हुए शामिल। तमिलनाडु विधानसभा में नाटकीय घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने आज विश्वास मत हासिल कर लिया। हालांकि बहुमत परीक्षण के दौरान डीएमके, कांग्रेस और आईयूएमएल के विधायक सदन में नहीं थे। इससे पहले गुप्त मतदान की विपक्ष की मांग को लेकर सदन में भारी अवरोध हुआ और कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने शनिवार को विश्वास मत हासिल कर लिया। उनके पक्ष में 122 और खिलाफ में 11 वोट पड़े। स्पीकर पी धनपाल ने विधानसभा में इसका ऐलान किया। डीएम के सदस्यों को सदन से बाहर करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस और आईयूएमएल विधायकों ने बहुमत परीक्षण का बायकॉट किया। इसलिए पलनीसामी के खिलाफ सिर्फ पन्नीर सेल्वम गुट के विधायकों ने मतदान किया। புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய ஆட்சி தமிழகத்திலே மலர்வதற்கு மேதகு ஆளுநரிடத்தில் எங்களை ஆதரிக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய கையொப்பமிட்ட கடிதத்தை வழங்கினோம்। மேதகு ஆளுநர் அவர்கள்। इससे पहले शनिवार सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने विश्वास मत पेश किया। विपक्षी डीएमके, कांग्रेस और पन्नीर सेल्वम गुट ने गुप्त मतदान की मांग की। इनका कहना था कि विधायकों को क्षेत्र में जाने की अनुमति मिलनी चाहिए, जिससे वो जनता की राय लेकर वोट कर सकें। स्पीकर ने दोनों मांगे खारिज कर दी। इसके बाद डीएम के विधायक अवरोध करने लगे और सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। डीएम के सदस्यों ने स्पीकर का घेराव कर दिया। नौबत यहां तक आ गई कि स्पीकर को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। इस वजह से कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। மாண்புமிகு சட்டப்பேரவை தலைவரிடம் நாங்கள் 2 கோரிக்கையை வைத்தோம்। 15 நாட்களாக அடைக்கப்பட்டிருந்த மாண்புமிகு உறுப்பினர்களை அவரவர்கள் தொகுதிக்கு அனுப்பி வையுங்கள்। சட்டமன்றம் நடக்கிற போது ஜெயலலிதா அம்மையார் முதலமைச்சராக இருந்தபோது துணை சபாநாயகரில் அதில் உறுப்பினராக இல்லாத சசிகலா அம்மையாரை உட்கார வைத்ததை இந்த நாடு பார்த்துக் கொண்டுதான் இருந்தது। நீங்களும் பார்த்துக் கொண்டுதான் இருந்தீர்கள்। दोपहर 1 बजे कार्रवाई फिर शुरू हुई तो हालात वैसे ही थे। डीएम के विधायकों ने या तो गुप्त मतदान कराने या फिर कार्रवाई 7 दिन के लिए स्थगित करने की मांग की। स्पीकर ने इन मांगों को खारिज कर दिया। इससे फिर अवरोध शुरू हो गया और स्पीकर ने नेता विपक्ष एमके स्टालिन और डीएम के विधायकों को सदन से बाहर करने का आदेश दे दिया। इसके विरोध में डीएम के सदस्यों ने प्रदर्शन भी किया। इसके बाद कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। तमिलनाडु में पिछले 30 साल में पहली बार बहुमत परीक्षण हुआ है। पिछली बार भी आमने सामने अन्ना द्रमुक के 2 धड़े ही थे। एक की अगुवाई एमजी रामचंद्रन की पत्नी जानकी कर रही थी, जबकि दूसरे खेमे की अगुवाई जयललिता। तब भी विधानसभा में तनावपूर्ण स्थिति बनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विधानसभा से निकाले जाने के विरोध में डीएम के विधायकों ने प्रदर्शन भी किया। डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता विपक्ष एमके स्टालिन ने राज्यपाल सी विद्यासागर से मुलाकात की। उन्होंने विधानसभा में हुए घटनाक्रम की जानकारी राज्यपाल को दी और फिर से बहुमत परीक्षण कराने की मांग की। बाद में स्टालिन की अगुवाई में डीएम के विधायक मरीना बीच पर धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस ने स्टालिन और कई डीएम के विधायकों को हिरासत में ले लिया। और वरिष्ठ पत्रकार जयश्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। जयश्री, पलनीसामी ने अपना विश्वास मत तो हासिल कर लिया है, लेकिन अब उनके सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा। एक तो विपक्ष का जो विरोध है उससे निपटना है, साथ ही साथ जो अंदरूनी जो खेमेबाजी चल रही है पार्टी के भीतर उसको भी मैनेज करना होगा।
तो ये कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा पलनीसामी के लिए आने वाले दिनों में? दीपक, चुनौतियां तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा इस बात पर पलनीसामी को ध्यान देना होगा कि लोगों के बीच में काफी असंतुष्टि है और ये कई बातें जो है सोशल मीडिया के तहत या बाहर तोड़फोड़ के तहत या कई जगहों पे दुकानों को बंद कराए जाने की खबरें आ रही थी। तो इस तरीके से लोग असंतुष्टि जताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि लोग ये नहीं चाहते हैं कि एक दोनों गुट जो एआईएडीएमके के बने हैं, दोनों में से कोई भी नेता बन जाए। अगर बनना है तो कम से कम ओपीएस जयललिता ने जो चुन के रखा हुआ था, कम से कम उनको हम मुख्यमंत्री तो मान सकते हैं, लेकिन पलनीसामी को कभी वो कबूल कर नहीं सकते। यहाँ तक कि कमला हासन अभिनेता जो है, उन्होंने एक बयान दिया कि सारे एमएलए जो है अब वापस अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर जाएंगे तो लोग उनका अच्छी तरह से स्वागत करेंगे। इस तरीके से उन्होंने एक बयान जारी किया है जो काफी चर्चा हुई इस बात पे और कई लोगों ने इसको शेयर भी किया। तो इस तरह का प्रिंट माहौल, हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, इस बात को लेकर तमाम बयानबाजियों का दौर जारी और वाकई में पलनीसामी के लिए आने वाले दिन मुश्किलों भरे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जयश्री इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रविवार सुबह 7 बजे से प्रदेश के 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा। इस दौर में कुल 826 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 2 चरणों में मतदान के बाद उत्तर प्रदेश में अब तीसरे दौर की वोटिंग की बारी है। चुनाव आयोग और प्रशासन ने साफ और सुरक्षित मतदान की तैयारी पूरी कर ली है। चाहे वो पोलिंग पर्सनल को लेकर हो या ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो या फिर नॉन फोर्स मेथड में हमारे वेबकास्टिंग हो, कैमरास हो या फिर सीपीएमएफ हो, सारी तैयारियां पूर्ण हैं और हम लोगों ने बड़ा प्लान करके इसको प्लानिंग की है पूरे इवेंट की। 12 जिलों की 69 सीटों पर वोटिंग है। तीसरे दौर में 1,31,38,989 पुरुष, 1,10,27,390 महिला मतदाता, 1,028 किन्नर समेत कुल 2,41,67,407 मतदाता वोट डाल सकते हैं। इस दौर में 826 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से 105 महिला उम्मीदवार हैं। बीएसपी ने सभी 69 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं तो बीजेपी ने 68 सीटों पर, आरएलडी ने 40, समाजवादी पार्टी ने 61, कांग्रेस के 14 उम्मीदवारों समेत 231 निर्दलीय भी मैदान में हैं। तीसरे दौर में 25,606 मतदान केंद्र हैं, जहां की सुरक्षा का जिम्मा स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल भी संभालेंगे। ऑलरेडी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा दिया है, वो लोग भी उन पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं। हमारा सिविल पुलिस भी लग रहा है, माइक्रो ऑब्जर्वर, वेबकास्टिंग भी लग रही है और इसके अलावा जो पोलिंग एजेंट है उन सबको हमने रेड कार्ड ऑलरेडी नोटिस इश्यू कर रखा है। पिछले चुनाव की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी 55 सीटें जीतकर अव्वल रही थी, जबकि उसके बाद बीएसपी को 6, बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। एक सीट पर अन्य उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी। पिछले चुनाव में इन 12 जिलों में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी, लेकिन उस वक्त पार्टी की अंदरूनी सेहत दुरुस्त थी। बदले समीकरणों में हर दल के लिए चुनौती बढ़ गई है। सेंटर की काउंटिंग के आधार पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिसमें N+1 अर्थात जो पोलिंग बूथ 1 है वहां पे कम से कम 4 फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं और उसके उपरांत जैसे बढ़ते हुए क्रम में इसमें 8 बूथ वाले पर लगभग 26 से 30 कांस्टेबल और अन्य फोर्स की नियुक्ति की गई है। तीसरे दौर में जसवंत नगर से शिवपाल यादव, हरदोई से नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल, लखनऊ मध्य से बीएसपी के बागी ब्रिजेश पाठक, लखनऊ कैंट से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई रीता बहुगुणा जोशी, उसी सीट पर अर्पणा यादव जैसे चर्चित चेहरों पर सबकी निगाहें हैं। किसानों की समस्या, बेरोजगारी, नोटबंदी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे इस चुनाव में अहम रहेंगे, लेकिन ये रास्ता मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और गठबंधन के लिए आसान नहीं होने वाला है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अरविंद के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और रविंद्र सिंह शोरान इस वक्त हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। रविंद्र, चुनाव आयोग, स्थानीय प्रशासन किस तरह से मिलजुल कर कल के मतदान की तैयारियों में जुटा हुआ है? कितनी तैयारियां हो गई हैं, कितनी रह गई हैं, क्या चुनौतियां हैं, संक्षेप में बताएं। जी दीपक, तमाम तैयारियां यहां पर कानपुर क्षेत्र में पूरी कर ली गई हैं। मतपेटियां अपने अपने स्थान पर पहुंच गई हैं। आज सवेरे से ही
कर रहा था कि समय रहते मत मशीनें जो हैं वो अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों पर पहुंच जाएं और अर्धसैनिक बलों की यहां पर चप्पे चप्पे पर तैनाती कर दी गई है, क्योंकि पूर्व में इस इलाके में कई अति संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र देखे गए हैं। उनको ध्यान में रख के इस बार विशेष सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं और जो जी महिलाएं ही कर्मचारी रहेंगी और उनके लिए विशेष प्रबंध यहां पर किए गए हैं। हर तरीके के जो वोटर्स हैं उनको ध्यान में रख के विशेष इंतजाम इस बार चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं। खासतौर पर जब दो पिछले चरणों में बहुत अच्छा मतदान उत्साहित है और इस बार ज्यादा मतदान हो, इसके लिए लगातार अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए पुख्ता चाक चौबंद प्रबंध यहाँ सुरक्षा से लेके हर तरीके से किए गए हैं। ये जो 69 सीटें इस बार चुनाव मैदान में तीसरे चरण में जा रही हैं। जी रविंद्र, 55 सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी काबिज थी, जाहिर है ज्यादा प्रेशर इस बार समाजवादी पार्टी पर तो प्रेशर है ही 55 सीटों को रिटेन करने का। तो दुनिया भर की चुनौतियां इस वक्त पार्टी के सामने हैं, लेकिन आपने बताया कि मतदान की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। कल सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रविंद्र सिंह चौहान। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में पार्टी को 2/3 बहुमत मिलने का भरोसा जताया है। उन्होंने आज बलरामपुर में रैली कर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को बेअसर बताया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जालौन में रैली कर विरोधियों पर तीखे प्रहार किए। उत्तर प्रदेश के सियासी समर को जीतने के लिए सभी दलों के दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। इस सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बलरामपुर में रैली की। उन्होंने राज्य में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। इसके पहले अमित शाह ने गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा कांग्रेस गठबंधन को 2 भ्रष्टाचारी कुंभों का मेल बताया। उन्होंने कहा कि राज्य का विधानसभा चुनाव देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। और गठबंधन करने के साथ ही श्री अखिलेश यादव ने अपनी हार सीधे तौर पर स्वीकार कर ली, क्योंकि मैं मानता हूं अगर अखिलेश जी को विश्वास होता कि 5 साल के उनके कार्यकाल के बूते पर वो दोबारा चुनकर बहुमत में आ सकते हैं, तो कभी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन न करते। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जालौन जिले के माधवगढ़ में चुनावी जनसभा की। उन्होंने भी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अखिलेश यादव से हाथ मिलाने पर चुटकी ली। अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रह गई, कांग्रेस के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। जिस मुलायम सिंह यादव ने सारा जिंदगी कांग्रेस का विरोध करते करते समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था, उस पर उनके बेटे ने उनकी सारी जिंदगी भर की कमाई पर पानी फेर दिया। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर में 23 फरवरी को 12 जिलों की 53 सीटों पर मतदान होना है। वहीं 5वें दौर में 27 फरवरी को 21 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज भी लगातार रैली करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जौनपुर में रैली की, तो अखिलेश यादव ने बांदा, जालौन, महोबा और हमीरपुर में रैली की। मायावती ने बांदा और झांसी में रैली कर विरोधियों पर तीखे प्रहार किए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शनिवार को जौनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में गठबंधन की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इस तालमेल को जारी रखने का भरोसा जताया। यहाँ सरकार हमारी बनेगी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलाकर उनको समर्थन देंगे, उनको सरकार बनाएंगे और उसके बाद हम पार्लियामेंट की तैयारी में लगेंगे। दोनों पार्टियां मिलकर मिलजुल के हम बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने जालौन, महोबा, हमीरपुर में रैली की। एक बार फिर अखिलेश यादव ने बीजेपी और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से वादा करना जानते हैं, उन पर अमल करना नहीं। बताओ तीनों सवाल, भ्रष्टाचार वाला, काला धन वाला और आतंकवाद कश्मीर वाला मामला बताओ। तीनों मुद्दों का कोई समाधान नहीं दिख रहा और पूरे के पूरे देश को तकलीफ पहुंचाना, परेशानी पहुंचाने का काम इन्होंने किया। लाइन में लगा दिया लोगों को। बीएसपी प्रमुख मायावती ने झांसी और बांदा में रैली की। मायावती ने बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी तंज कसा। नोटबंदी से हुई परेशानियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को राज्य की जनता सबक सिखाएगी।
बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर यहाँ मौका पाते ही या तो आपके आरक्षण को खत्म कर देगी या फिर इसे पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में अपराध को बढ़ावा मिला। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो अपनी गलत नीतियों से केंद्र के साथ ही कई राज्यों से सत्ता खो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। शब्द संसार का अद्भुत जादूगर, गुरु के रूप में जिन्हें मिला सानिध्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जो हम मध्यकालीन संतों के बारे में, गुरुओं के बारे में जिस तरीके से आइडिया रखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसी तरह के थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बालू में से तेल निकाल सकते थे। शख्सियत में मिलिए मशहूर मारूफ साहित्यकार विश्वनाथ त्रिपाठी से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। श्रीनगर सीट और पीडीपी से इस्तीफा दे चुके तारिक हमीद कर्रा ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में वो पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के कई कांग्रेस नेता मौजूद थे। उधर जम्मू कश्मीर में मंत्रिमंडल फेरबदल से नाराज वरिष्ठ मंत्री बशरत बुखारी ने इस्तीफा दे दिया है। बुखारी को कल हुए फेरबदल में राजस्व मंत्री की जगह बागवानी मंत्री बनाया गया था। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने की वजह चिट्ठी के जरिए मुख्यमंत्री को बता दी गई है। वहीं खेल मंत्री इमरान रजा अंसारी ने भी अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को सौंप दिया है। उनकी जगह अब्दुल रहमान वीरी को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। He has his own definite views of what the roadmap should be and how we can bring the processes into the mainstream of national politics, and how the alienation process which has set in can again be reversed and people can be an integral part of the Indian mainstream. PDP and BJP, in connivance with each other, maimed people of Jammu and Kashmir, mishandled the situation of Jammu and Kashmir, jailed people there, which was against the conscience of Indian polity. जीएसटी परिषद ने आज राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई से जुड़े कानून को मंजूरी दे दी। मार्च के पहले हफ्ते में परिषद बिल के सभी कानूनी प्रावधानों पर विचार करेगी। सरकार इसे बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पारित कराने की तैयारी में है। शनिवार को जीएसटी परिषद की 10वीं बैठक हुई। इसमें जीएसटी लागू होने से राज्यों को होने वाले हट जाने से जुड़े कानून को मंजूरी दी गई। अगर किसी राज्य को घाटा होता है तो पहले 5 साल के लिए उस घाटे को पूरा किया जाएगा
ये सिद्धांत सारे स्वीकार हो चुके थे और इसका जो लीगली वेटेड ड्राफ्ट आज काउंसिल के सामने आया, एक एक प्रावधान पे उस पर चर्चा हुई। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी को जुलाई से अमल में लाने के लिए बिल को संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पारित कराना जरूरी है। फॉर्मली अप्रूव कर दिया है, वो कानून अब वापस काउंसिल के सामने नहीं आएगा, उसको कैबिनेट के सामने ले जाया जाएगा, कैबिनेट उसको अप्रूव करेगी और जो बजट सेशन का दूसरा हिस्सा है उसमें उसको पारित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। परिषद की अगली बैठक 4 और 5 मार्च को होगी। इसमें से जीएसटी से जुड़े बिल के सभी कानूनी प्रावधानों पर विचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा में जाट आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज पिछले साल आंदोलन के दौरान घायल हुए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। गोली लगने से घायल लोगों को 1 लाख रुपए, दूसरी वजहों से घायल लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मामूली रूप से घायल लोगों को 25,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। इस बीच आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा में जाट आंदोलन पिछले 21 दिनों से जारी है। ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने नए सिरे से बातचीत के सरकार के अनुरोध को ठुकरा दिया है। समिति आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर कल फैसला करेगी। डीडीसीए और चेतन चौहान की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 21 मार्च को अदालत के सामने पेश होने को कहा है। केजरीवाल ने याचिका में अपील की थी कि वो इस वक्त इलाज के लिए बेंगलुरु में है, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए। वहीं अदालत ने पूर्व क्रिकेटर और निलंबित बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद को इस मामले में जमानत दे दी है। शिकायतकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल और कीर्ति आजाद ने चर्चाओं में बने रहने और राजनीतिक फायदे के लिए मानहानि करने वाले बयान दिए थे। इसरो ने आज GSLV MK3 के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण करीब 640 सेकंड तक हुआ। इंजन और स्टेज के लिए यह आखिरी परीक्षण था। इसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया गया है। इसके जरिए अप्रैल में प्रक्षेपण की तैयारी चल रही है। इसके जरिए 4 टन वजनी तक उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का मानना है कि दक्षिण एशियाई देश आपसी सहयोग बढ़ाकर विकास की नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए उन्होंने दक्षिण एशिया में शांति को भी बेहद जरूरी बताया। उन्होंने इंदौर में आज से शुरू हुए दक्षिण एशियाई देशों के संसदीय अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित किया। पाकिस्तान और म्यांमार का कोई भी प्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहा है। इंदौर में शनिवार से दक्षिण एशियाई देशों के संसदीय अध्यक्षों का 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर सुमित्रा महाजन ने दक्षिण एशियाई देशों के बीच एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा सोचने का तरीका और हमारे आसपास का वातावरण एक ही है। उन्होंने दक्षिण एशियाई देशों से सतत विकास, संसदीय परंपरा और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने पर मिलजुल कर काम करने की अपील की। Interaction benefits the region and allows us to have better understanding of issues facing our people and to find ways to deal with them. SDG target can be met by us in the region if we all work together to achieve them. सम्मेलन में भारत के अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के लोकसभा अध्यक्ष और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के इसमें शामिल नहीं होने पर बांग्लादेश अवामी लीग के सांसद और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष साबिर हुसैन चौधरी ने चिंता जताई। Also refer to a disappointment, and that is the fact that we don't have Pakistan with us or the Parliament of Pakistan. Of course, it is not unusual for governments to have differences, but we at the IPU believe that political dialogue is absolutely critical. So when governments do not talk or when they stop talking, parliamentarians should continue to engage in a dialogue. इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय संसद और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ने साझा रूप से किया है। इसका मकसद सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों का आदान प्रदान करना है। ऐसा पहला सम्मेलन जनवरी 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। अगला सम्मेलन श्रीलंका में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच पाकिस्तान ने मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता हाफिज सईद का नाम एंटी टेररिज्म एक्ट की सूची में दर्ज कर लिया है। वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र पर आतंकवाद की सही परिभाषा देने में नाकाम रहने पर चिंता जाहिर की है।
पाकिस्तान ने मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता और जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद को एंटी टेररिज्म एक्ट की चौथी सूची में डाल दिया है। डॉन न्यूज की खबर के मुताबिक पंजाब सरकार ने सईद के अलावा उसके करीबी सहयोगी काजी काशिफ को भी इस सूची में डाल दिया है। साथ ही अब्दुल्ला ओबैद, जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद के नाम भी इसमें शामिल हैं। खबर के मुताबिक आतंकवाद निरोधक विभाग को इन लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। चौथी अनुसूची में नाम शामिल होने का मतलब है कि उसका किसी न किसी तरह से आतंकवाद से संबंध है। हाफिज सईद को 30 जनवरी को नजरबंद किया गया था। उधर जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को वैश्विक आतंकियों की सूची में दर्ज कराने में जुटे भारत ने आतंकवाद की परिभाषा को लेकर संयुक्त राष्ट्र के रवैये पर सवाल उठाए हैं। जर्मनी में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद की सही परिभाषा देने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना युद्ध के खतरों को रोकने के लिए की गई थी, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि IS, बोको हराम और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन दुनिया भर के लिए चुनौती बने हुए हैं, जिनसे निपटने के लिए सभी देशों को ठोस रणनीति बनानी होगी। वहीं भारत के साथ रणनीतिक वार्ता से पहले चीन ने कहा कि मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध का समर्थन करने के लिए ठोस सबूतों की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने योग को कुदरत का अनोखा उपहार बताया है। योगक्षेम संस्थान की 10वीं सालगिरह के मौके पर उन्होंने कहा कि योग के जरिए शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखा जा सकता है। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, उनकी बेटी और BKS आयंगर की शिष्या निवेदिता जोशी भी मौजूद थी। समारोह में योग में दिलचस्पी रखने वाले तमाम लोग मौजूद थे। इसमें देशी लोग शामिल थे, विदेशी लोग भी इसमें हिस्सा लिया। योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले डॉक्टर BKS आयंगर के योगक्षेम की स्थापना उन्होंने की गई थी। और इसी दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि योग से न सिर्फ तन को शक्ति मिलती है, बल्कि मन भी सुंदर रहता है। और मुरली मनोहर जोशी यहाँ पर मौजूद थे, उनकी बेटी और BKS आयंगर की शिष्या निवेदिता जोशी यहाँ पर मौजूद थी। इनके साथ साथ न सिर्फ देश से आए हुए तमाम योग को पसंद करने वाले, योग को अपने जीवन में उतारने वाले लोग मौजूद थे, बल्कि विदेश से भी आए हुए तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। Lines of controlling the fluctuations of the mind. And the more I think about it, that unless the fluctuations of the body and the movements of the body and the convulsions of the body are controlled, then the highest part of that body, the most complicated part of the body, cannot discharge its functions fully. दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 3 दिवसीय जश्न रेख्ता समारोह चल रहा है। इसमें उर्दू से जुड़े कई कार्यक्रम और चर्चाओं का आयोजन किया गया है। दिल्ली में रविवार तक चलने वाले जश्न रेख्ता में साहित्यकारों से लेकर राजनीतिक और बॉलीवुड की हस्तियों का जमघट लगा है। यहाँ पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। शनिवार को यहाँ उर्दू भाषा और उसके विकास को लेकर चर्चा हुई। बुनियादी मकसद ये है कि उर्दू जबान को और जो मुख्तलिफ असनाफ हैं, जो उर्दू से इंस्पायर्ड हैं, जो उर्दू की वजह से जिंदा हैं, उन सबको आम आदमी तक पहुँचाना। इस कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियों ने उर्दू को लेकर अपने विचार रखे। कार्यक्रमों में उर्दू जुबान बोलने वालों के अलावा दूसरे लोग भी खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं। I'm very fascinated with Urdu because we do so much of our literature that I'm a literature student in English. We do a lot of Urdu literature in translation, and the culture as such is always interested me a lot. जो खत्म होती हमारी कुछ चीजें हैं, लाइक लैंग्वेज किस तरह से बोली जानी चाहिए, उसका क्या मजा है, वो सब चीजें पैनल डिस्कशंस में हमें देखने को मिली। इस कार्यक्रम का मकसद उर्दू को और लोकप्रिय बनाना है। 3 दिन के इस कार्यक्रम में कई तरह की चर्चाएं, मुशायरा, कव्वाली जैसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।